खबरों की तफसीलात में आपको सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री गोधरा कॉलोनी में तरक्याती कामों का आगाज। न्यू कराची टाउन से वाबस्ता मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक 20 बरस बाद 2100 रोड तामीर किया जा रहा है। इदारे पानी और सफाई का निज़ाम दुरुस्त करें तो सड़कें देर पास साबित हो सकेंगी। मजीद इसी पर तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। बताइएगा रिजवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा रखने वाली न्यू कराची टाउन में मौजूद गोधरा कॉलोनी में, जो कि यूसी 10 है और इसके 2100 रोड पर 20 बरस बाद जो है वो सड़क की तामीर की जा रही है। और इसका आगाज़ जो है वो धागा मार्केट से लेके कपड़ा मार्केट तक किया जा रहा है। करोड़ों रुपए का यहाँ से जो है वो टैक्स वसूल होता है हुकूमत को, लेकिन यहाँ पे जो सहूलियात की फराहमी है वो सिफर थी। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने इसका नोटिस लिया और सड़क कम अज़ कम जो है वो तामीर की जा रही है। हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं न्यू कराची टाउन के, मोहम्मद यूसुफ, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, इस सड़क को बनाने का ख्याल क्यों आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ज़ाहिर है कि न्यू कराची टाउन जो कि बहुत ही पसमानदा है, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं और ये ज़ाहिर है कि हमारी जो है वो एक बहुत बड़ी घरेलू सनत का एक मरकज़ भी है। इसलिए हमने इस बात का अज़्म किया कि हम इस सड़क को सरनो तामीर करेंगे और सड़क की तामीर से पहले यहाँ सीवरेज का बड़ा मसला था, उसको हल किया गया। मज़ीद जो लाइनों की लीकेज थी उसको ठीक किया गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 स्क्वायर फीट जो है इसकी कारपेटिंग, यानी 7,000 रोड से लेके 9,000 रोड तक जो है ये मुकम्मल सड़क जो है तामीर की जा रही है। साहब ये बताइएगा कि पता ये चला है कि सुई सौदरन जो है वो आपके तकरीबन 36 के लगभग सेक्टर हैं, उसमें से 34 जो है वो खोदने जा रही है। तो आप नहीं समझते कि पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, मज़ीद ये जो है सारी लाइन डालने के लिए खुदाई होगी तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि अगर जिस तरह से सुई सदरन गैस अपना काम कर रही है, अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी अपना काम इसी तरह से करके अपना जो बिल्कुल फरसुदा किस्म का तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका लाइनें हैं, उसको अगर तब्दील कर दे और उसके बाद सड़कें तामीर हो जाए तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो इलाकों की शक्ल ही बदल जाए। ये ठीक है कि वो पूरे चीज़ें जो हैं गलियां उसमें अपना सिस्टम डाल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में हमें रोड कटिंग भी मिलेगी और हम इंशाल्लाह उसको दोबारा तामीर भी कर लेंगे। शुएब साहब ये बताइएगा कि इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री में आपने सहूलियात तो फराहम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमें इत्तला ये है कि ट्रेड लाइसेंस की मद में कोई रिकवरी नहीं होती, ये मामला किस तरह हल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में तो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन माजी के अंदर ये होता रहा है कि जितने भी लोग आते रहे वो सारे के सारे गबन और जो ना वो दिगर निज़ाम अपना सिस्टम चलाते रहें। इस दफ़ा जो है बल्दियात को जो निज़ाम मिला है उसमें मुंतखब नुमाइंदे जो आए जमात इस्लामी की तरफ से, वो अमानत और दियानत के साथ जो है अपने शब रोज़ जो है अवामी खिदमत में लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से यहाँ पे 20 साल के बाद इस सड़क की तामीर हो रही है और अहले इलाका बड़ा खुश हैं, मुतमईन हैं, और इसके बाद जब उनको सहूलतें दे दी जाएंगी, जब हम तकाजा करेंगे उनसे ट्रेड लाइसेंस के हवाले से, तो इंशाल्लाह ट्रेड लाइसेंस हम वसूल करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि पहले जो मकसद है वो ये है कि यहाँ के लोगों को सहूलियात फराम की जाएँ, ताजिरों को सहूलियात फराम की जाएँ, उसके बाद जो है वो इनसे टैक्स देने की भी बात की जाएगी। जी। चेयरमैन मंगूपे टाउन हाजी अली नवाज परोही की काविशें रंग ले आई कि इलेक्ट्रिक ने UC1 खैराबाद के 1200 घरानों को बिजली फराहम शुरू कर दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। के मुंतखब नुमाइंदे शहरियों के मसाइल के हल के लिए मुतहर्रिक। मंगोपीर की गुलशन तौहीद में पहली बार बिजली की फराहमी से मकीन खुशी से निहाल। कहते हैं बुनियादी सहूलत मिलने से कई मसाइल हल होंगे। यहाँ पे बिजली तकरीबन कम से कम 1200 घर आबाद है, रिहाइश वजीर जो मामलात हैं बकाया। हम लोग चाहते हैं कि रोड और बिजली दोनों चीज़ें भरपूर अंदाज में आए, आवाम ताकि खुश हो जाए। माशाल्लाह बिजली आ गई है। पहले तो लाइट का बड़ा इशू आया करता था, ना वोल्टेज आते थे, जिसने सोलर लगाया हुआ था। अभी आप मौसम देखें, ऐसा मौसम में तो लाइट भी नहीं आती है, पानी की मोटरें नहीं चलती थी। अभी आज ही नवाज साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने के इलेक्ट्रिक को बोला और यहाँ मीटर वीटर लग गए हैं माशाल्लाह से। चेयरमैन मंगोपीर टाउन नवाज बरोही ने बताया कि के इलेक्ट्रिक की स्कीम के तहत 16 PMT और 400 पोल नस्ब किए गए हैं। तो यहाँ के इलेक्ट्रिक वालों ने यहाँ हमें एक स्कीम दी है, सेल्फ स्कीम, जिसमें तकरीबन ये 16 PMT पर मुश्तमल 400 पोल यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। आज मीटर लगना शुरू हो गए। यहाँ इनका देरीना मसला था, कुंडे का मसला, आए रोज़ ये यहाँ पे लोगों का झगड़ा फसाद,
तो कलेक्टर ने स्कीम दी। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली की फराहमी से इनकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। दूसरी जानिब रोशना के शहर में बिजली के आंख मचोली जारी। मोमिनाबाद भी बिजली की लोड शेडिंग से मुतासर होने लगा। इलाका मकीनों ने हर माह बिजली के बिलों की अदायगी और स्टार कस्टमर होने का दावा कर दिया। मकीन कहते हैं हमारी PMT से 80% से ज़ायद बिलों की अदायगी होती है। इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल जैसा कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची में 70% इलाका ऐसा है जहां पर बिला तातुल बिजली फराहमी की जा रही है, जबकि 30% वो इलाका है जहां पर बिजली चोरी होती है या फिर बिलों की अदायगी की शरह कम है। वहां पर उस इलाके की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैबर चौक मोमिनाबाद के इलाका अमाज़ाई मोहल्ले में, और यहाँ पर भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और यहाँ के इलाका मकीन हाथों में बिजली के बिल जो हैं वो थामे हुए हैं और स्टार कस्टमर इस पे मौजूद है लिखा हुआ है। और यहाँ के जो इलाका मकीन इनसे जानते हैं कि स्टार कस्टमर आप हैं, तो यहाँ पर कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और क्या मुश्किलात हैं? 2 घंटा बिजली होते तो 4 घंटा नहीं होते। ठीक है, समझे। यहाँ किस्म की 8 घंटा डिप्टी होते तो 12 घंटे डिप्टी नहीं होती, ये नहीं बिजली नहीं होते भाई, बड़े परेशानी होते। तो हर एक चीज़ की परेशानी है, छोटे बच्चों को भी बड़ों को भी सबको भी। लोग कोई सोलर लगाते कोई क्या करते, लेकिन वो भी काम नहीं देते भाई। पानी की भी तकलीफ है और गैस की भी तकलीफ है। ये इलाका जो है बड़ा परेशान में है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड शेडिंग की जाती है। तो आपके इलाके में बिजली की चोरी हो रही है? अगर हो रही है तो कितनी हो रही है? और आप लोग अगर बिल अदा कर रहे हैं बाकायदगी के साथ, तो फिर इस इलाके में लोड शेडिंग कितने घंटे की है? और के इलेक्ट्रिक वालों का आप क्या कहते हैं? चोरी तो होती नहीं है, चोरी यहाँ है तो बहुत कम होगी। 80% जो है बिल भरे हुए हैं और जितनी लाइट आती नहीं है उससे ज़्यादा लाइट जाती है। सही है। और इधर बड़ी परेशानी है लाइट की वजह से। सही है भाई। और ये औरंगी टाउन हरियाणा कॉलोनी अमाज़ाई चौक का PMT है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस PMT से जो है इलाके बहुत दिए हुए हैं, यानी इसकी लोड बहुत ज़्यादा है। गुजारिश है कि इसके अंदर एक PMT भी बढ़ाई जाए और ये लोड शेडिंग बंद की जाए। ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे कारखाने भी हैं जिसमें चप्पलें वगैरह बनाई जाती हैं, सैंडल्स बनाई जाती हैं। यहाँ पे कारखाने लोड शेडिंग की वजह से कितने मुतासर हैं, यहाँ के जो कारखाने के मालिक इनसे जानते हैं। भाई ये बताएं कि आपका काम जो है, जाहिर बात है कि उसमें बिजली भी इस्तेमाल होती है और मशीनें भी लगी हुई हैं, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं जब बिजली चली जाती है? इस वक्त भी गालिबन बिजली मौजूद नहीं है, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? भाई बिजली का तो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे की लोड शेडिंग है। 1.5 घंटे लाइट आती है तो 3 घंटे लाइट नहीं होती है। इस वजह से काम हम लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और एक काम तो लाइट की वजह से वैसे भी नहीं, और रात को तो लाइट होती ही नहीं है दिन। इस वजह से नहीं काम हो सकते हैं, नहीं आगे ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। इस वजह से काम का बहुत, बिजली की वजह से बहुत असर पड़ा हुआ है। अच्छा बिल्कुल, ये थे कारखाने के मालिक जिनका कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से ऑर्डर भी मुतासर होता है, कारोबार भी शदीद मुतासर होता है। इस वक्त भी बिजली मौजूद नहीं, जबकि इनका कहना है कि भारी भरकम बिजली के बिलों की अदायगी भी बाकायदगी से की जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा इनको लोड शेडिंग की अजियत झेलनी पड़ती है। ना सिर्फ इलाका वकील बल्कि जो कारोबारी तबका है उसका के इलेक्ट्रिक से मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो बिलों की अदायगी की शरह को मद्देनजर रखते हुए इस इलाके में ना सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, बल्कि इनको जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए और बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी। कराची के ज़िला गरबी के इलाके हरियाणा कॉलोनी में 8 माह से गैस के संगीन मसाइल मौजूद। इलाका मकीन पाइप प्लानों में गैस की आमद के मुंतज़िर हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। गैस पाइपलाइनें और मीटर मौजूद, फिर भी 8 माह से गैस गायब। ये कहानी है हरियाणा कॉलोनी की, जहां संगीन गैस मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। जदीद दौर में शहरी लकड़ियों पर खाना तैयार करने पर मजबूर। इलाका मकीन कहते हैं कि गैस मसाइल ने परेशान कर दिया। SSGC के शिकायती दफ्तर में सार्फिन के साथ हत्या के आमेज रवैये के साथ बात की जाती है। गैस के हजारों रुपए के बिल आते हैं, जिनकी अदायगी के बावजूद गैस के लिए तरस गए हैं। 9 महीने हो गए तब से गैस का मसला चल रहा है। तो बिल डबल आते हैं, गैस आता ही नहीं है। सुबह में नाश्ते में तकलीफ होता है और दिन को जो मसले, बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, लोग काम पे जाते हैं, तो बड़ी परेशानी होता है। इधर लकड़ी के पीछे भागो, इधर गैस नहीं होता है, सिलेंडर, तो हजारों मसाइल है। हुकूमत से हमारी अपील है कि गैस का मसला हमारा फौरन हल किया जाए। ये हमारे सिंध हुकूमत से अपील है कि हमारा गैस का मसला हल करे। ठीक है। हम लोग गैस के दफ्तर में जाते हैं
تو وہ لوگ ہم سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتے ہیں. وہ اتنی نظر انداز سے ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہم کو شرم آ کے ہم اپنے بل واپس رکھ کے آ جاتے ہیں. نہ کم کرتے ہیں اور بل 10,000 15,000 12,000 یہ بل آتا ہے اور گیس کا نام و نشان نہیں ہے. 50 روپے کلو لکڑی ہے, لکڑی لیتے ہو ایک ٹائم کا چائے پک جاتا ہے بس اس میں. تو ہم لوگ کیا کریں بھائی. دور حاضر میں سوئی گیس زندگی کا حصہ اور اہم بنیادی ضرورت بن چکی ہے. تاہم اس کے حصول کے لیے شہریوں کو روزانہ مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں. کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی. لیاقت آباد 10 نمبر پر مرمتی کام کے دوران گیس پائپ لائن ٹوٹ گئی. پائپ لائن متاثر ہونے سے علاقے میں گیس کی فراہمی معطل ہو گئی ہے. کاوش میمن سے تفصیلات جانیں گے, بتائیے گا کاوش. جی بالکل, دیکھیں لیاقت آباد 10 نمبر میں سیوریج کا مرمتی کام جاری تھا. اس حوالے سے دیکھا گیا کہ یہاں پر گیس پائپ لائن ڈیمیج ہوئی ہے. اب SSGC کی جو ٹیم ہے وہ بر وقت موقع پر پہنچی اور مرمتی کام شروع کر دیا گیا ہے. میرے ساتھ SSGC کے جو زونل آفیسر ہیں وہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا یہ کس وجہ سے ڈیمیج ہوئی ہے, کب تک کام ہو جائے گا؟ بیسیکلی ہمیں جب اطلاع ملی تو یہاں پہ اس سے پہلے بھی کوئی کام ہو رہا تھا واٹر بورڈ والوں کا, واٹر بورڈ اینڈ سیوریج بورڈ کا. تو جب انہوں نے کام کرتے ہوئے ان کو ہم نے بتایا بھی تھا, انٹیمیٹ بھی کیا تھا کہ یہاں ہمارا نیٹ ورک ہے, یہاں سے آپ لائن کو ڈسٹنس پہ رکھیں, بٹ انہوں نے اس کا کوئی احتیاط نہیں کیا. رزلٹن میری لائن کو ڈیمیج کیا اور اتنا برے طریقے سے ڈیمیج کیا کہ اس کے حوالے سے پورے علاقے کی گیس کی سپلائی کو بند کرنا پڑا. ابھی ہوپ فلی مجھے یقین ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ یہ میں ریپیئر کر کے اس کو ریپلیس کر کے گیس بحال کر دوں گا اس ایریا کے انشاءاللہ. بالکل, دیکھیں علاقہ مکینوں سے بھی جانتے ہیں. بتائیے گا گیس بند ہے, اتوار کا دن ہے, چھٹی کا دن, کتنی مشکلات ہیں؟ سر مشکلات تو ہوگی, گیس بند ہے, سیوریج کی لائن کا مسئلہ چل رہا تھا, صحیح ہے, لیکن انہوں نے پائپ لائن کو بہت طریقے سے ڈیویج کر دیا. گھر میں کھانا بنانے کے بیٹے میں صبح کا ناشتہ بھی نہیں کرا ہے, دوپہر کھانا تلک بھی نہیں بنا. بھائی یہ گورنمنٹ سے اطلاع ہے, گزارش ہے جلد سے جلد یہ ہمارا کام ہو جائے تو ہمارے گھر سے ہوٹل بازی بچ جائے گی. عوام بہت غریب ہوئی بھی ہے اس وقت, کیونکہ عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حکومت نے بہت ان کے اوپر پیٹرول کا, آٹے کا, چینی کا برون بہت ڈالا ہوا ہے. بالکل, دیکھیں اس حوالے سے SSGC کا کہنا ہے کہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں یہ جو کام ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا. اور اس حوالے سے یقیناً گیس کی بندش ہوئی ہے, لوگوں کو مشکلات ہے, اتوار کا دن ہے, گھروں میں کھانا بنانے میں مشکلات ہو رہی ہیں. اور یہاں جو ترقیاتی کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے اطراف میں ٹریفک جام کی صورتحال بھی دیکھی جا رہی ہے. شہری پانی ذخیرہ کر لیں ورنہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں. شہر میں 3 روز تک پانی بند رہے گا. 21 سے 23 اکتوبر تک چنیسا ٹاؤن, جناح ٹاؤن, کماڑی, کلفٹن اور صدر میں پانی کی فراہمی جزوی طور پر معطل رہے گی. گلشن ٹاؤن, جمشید ٹاؤن, لیاقت آباد اور ناظم آباد کے علاقے بھی متاثر ہوں گے. وال کنٹرولنگ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ریڈ لائن منصوبے کے باعث یونیورسٹی روڈ کی مین لائنیں بھی متاثر ہیں. تفصیلات جانیے احسن عباسی کی رپورٹ میں. پانی ذخیرہ کر لیں ورنہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں. شہر کا 200 MGD پانی 3 روز کے لیے بند ہوگا. 21 سے 23 اکتوبر تک چنیسا ٹاؤن, جناح ٹاؤن, کماڑی, کلفٹن اور صدر میں پانی کی فراہمی جزوی معطل رہے گی. گلشن ٹاؤن, جمشید ٹاؤن, لیاقت آباد اور ناظم آباد کے علاقے بھی متاثر رہیں گے. واٹر کارپوریشن نے شہریوں کو پانی کا ذخیرہ کرنے اور احتیاط سے استعمال کرنے کی ہدایت کر دی. CEO کی ہدایت پر شہر کے وال کنٹرولنگ سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں 2 بٹر فلائی والز نصب کیے جائیں گے جس کا کام 3 روز میں مکمل ہوگا. ریڈ لائن منصوبے کے باعث یونیورسٹی روڈ کی 2 مین لائنیں بھی متاثر ہیں جن کی مرمت بھی اسی دوران کی جائے گی. الہلال سوسائٹی میں 66 انچ کی لائن میں 60 انچ قطر کا وال نصب کیا جائے گا, جبکہ جیل چورنگی کے قریب 66 انچ کی لائن میں 54 انچ قطر کا وال لگایا جائے گا. ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق ان والز کی تنصیب سے شہر بھر میں پانی کا کنٹرولنگ سسٹم بہتر ہوگا اور لیکیجز کا خاتمہ کیا جا سکے گا. ایسے علاقے ہیں سکندر آباد, لیاقت آباد, بلاک نمبر 8, بلاک نمبر 7 اور قاسم آباد, ان علاقوں کے پانی 10 دن پہلے بند ہو چکے ہیں. مزید آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 3 دن پانی اور بند رہے گا, تو اب ہم لوگ پانی کہاں سے بھر کے لائیں؟ ابھی بھی پانی نہیں آ رہا, 2 مہینے سے پانی نہیں آ رہا. لوگ فلٹر سے بھر کے لا رہے ہیں جنہوں نے بور کرایا, بس ان سے گزارا رہا, اور وہ ٹینکر مافیا وہ راج کر رہے ہیں, بس انہی کے تھرو چل رہا ہے کاروبار. میرے حساب سے تو وال لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے, کیونکہ پہلے بھی زیادہ تر تو واٹر بورڈ میں پانی چوری ہوتا ہے, اور تو کافی علاقوں میں یہی حال ہے کہ غریب آدمی پریشان ہے پانی کی وجہ سے. یہ وال لگانے سے کچھ فائدہ ہوگا اس کو, جو یہ ٹینڈر پاس کرے گا اس کی جیب میں بل جائے گا. اچھا, یہ ٹینکر مافیا کو آپ بند کر دیں, آٹومیٹکلی فائدہ ہوگا. والز کی تنصیب کے بعد
शट डाउन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और खास तौर पर गर्मियों के दौरान पानी की फराहमी बेहतर होगी। शहर को रोजाना धाबीजी हब और घारो पंपिंग स्टेशन से 650 MGD पानी फराहम किया जाता है, जबकि मुरम्मती काम के दौरान 3 दिन तक 200 MGD पानी की कमी का सामना रहेगा। हसन अब्बासी, सिटी 21। कराची समेत सिंध भर में जान बचाने वाली अद्विया की किल्लत, गुर्दों के अमराज, टीबी, रुबेला, टेटनस, एमिनोग्लोबिन, एंटी रेबीज एमिनोग्लोबिन समेत दीगर अद्वियात नापैद हो गई। मेडिकल स्टोर मालिक के मुताबिक अद्विया की कीमतें बढ़ाने के लिए मसनूई किल्लत की जा रही है। मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं मीर कीरियो से। बताइएगा मीर। देखिए बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी शदीद किल्लत पाई जा रही है। जान बचाने वाली अद्वियात में गुर्दों के अमराज की दवाएं हैं, शुगर की हैं, ब्लड प्रेशर, कैंसर, टीबी के अलावा जो है टेटनस है, एंटी रेबीज वैक्सीन है, एंटी रेबीज जो इम्यूनोग्लोबिन है, काफ़ी अद्वियात हैं जिनकी काफ़ी ये किल्लत पाई जा रही है। इसकी वजूहत क्या है कि सरकारी अस्पतालों में भी ये अद्वियात नहीं मिल रही, जबकि जो मरीज़ जो निजी स्टोर से, मेडिकल स्टोर से दवाई लेने आते हैं वहाँ भी मार्केट में भी ये अद्वियात मैसर नहीं है। तो इसकी क्या वजूहत है, इसी वजह से हम सिविल अस्पताल कराची के बाहर मेडिकल स्टोर वालों से बात करते हैं। जनाब बताइएगा कि क्या वजूहत है कि ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात है, काफ़ी अद्वियात है, वो उनकी जो है किल्लत पाई जा रही है। बहुत सी मेडिसिन ऐसी है जो पिछले 2-3 महीने से जो है ना शॉर्टेज चल रही है उनकी, जैसे टीबी की हो गई और इसके अलावा टेटनस इंजेक्शन हो गए, बहुत शॉर्ट चल रहे हैं ना। तो वजूहत इसकी है कि जब इनको रेट बढ़ाने होते हैं मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है 2-3 मंथ तक, उसके बाद जब आती है तो इसके रेट बढ़े हुए होते हैं। अदरवाइज़ दूर दूर से मरीज़ आते हैं यहाँ ढूंढने के लिए, पेशेंट परेशान हो जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में भी दवाओं की जो है ना किल्लत हुई है, तो हर तरीके से दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे बल्दिया हो गए, कराची से, हैदराबाद से भी यहाँ पे आते ढूंढने के लिए। इन एरियाज़ पे भी जो है ना बहुत शॉर्ट है, जबकि यहाँ होनी चाहिए मेरे ख्याल में। देखिए जी बिल्कुल, मेडिकल स्टोर के मालकान का भी ये कहना है कि खास तौर पर जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं, जिसमें टीबी की अद्वियात हैं, कैंसर की हैं, जो वैक्सीन हैं, वो भी मार्केट में नापेद हैं, जिसकी खास वजह ये बताई जा रही है कि जो मार्केट से उनकी जानिब से इनकी कीमतें बढ़ाने के चक्कर में जो है ये जो शॉर्टेज है वो की गई है। इस सवाल से हमने डैब से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ताहाल कोई जवाब मुयसर नहीं है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में भी ये अद्वियात जो है उनकी अद्वियात की किल्लत पाई जा रही है। बल्दिया उस्मा कराची के ज़रिए तमाम नर्सिंग के मुख्तलिफ शोबों के लिए एंटी टेस्ट का इनेकार। टेस्ट में शरीक उम्मीदवार कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कामयाब तलबा के लिए 100% फ्री स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा फरहान खान से। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची के ज़रिए तमाम नर्सिंग के मुख्तलिफ शोबों के लिए जो वो नर्सिंग का टेस्ट का इनेकाद किया गया है। 300 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इस टेस्ट के अंदर शिरकत भी की है। इस वक्त 2 उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा किस फैकल्टी के लिए जो वो आपने टेस्ट दिया है, किस तरीके से अप्रोच किया था और क्या उम्मीद रखते हैं कि कितने मार्क्स अवेल करेंगे? मेरा नाम जहाज़ेब है और मैंने नर्स एड के लिए अप्लाई किया था। फेसबुक पे मैंने इनका ऐड देखा था तो मैंने वहीं से अप्लाई किया और मैंने आज खैरियत से टेस्ट भी दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है 60% मार्क्स आ जाएंगे और बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया गया और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत खुश मिजाज है। जी बिल्कुल, स्टाफ जो है खासा अच्छा है। इस वक्त जो वो फीमेल उम्मीदवार भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा नर्सिंग शोबा जो है वो किस तरीके से जो आपने चूज़ किया और किस तरीके से टेस्ट का पता लगा, कितनी जो वो पुरुमीद हैं अपने जो वो रिज़ल्ट को लेकर? वैसे फ़िलहाल तो 100% हमने पेपर दिया है। अब देखते हैं कि हमारा डक क्या है। एंड सेकंड इसके ये हम लोग काफ़ी टाइम से हम चाह रहे थे कि हम लोगों को ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड थैंक्स टू मुर्तज़ा वहाब कि वो हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं एंड थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, दोनों ही जो है वो उम्मीदवार पर उम्मीद हैं। मेरे ख्याल से मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है वो कामयाब तलबा जो हो 130 जो तलबा हैं उनको फ्री 100% स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। 300 से ज़ायद तलबा ने जो वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया है। 100 मार्क्स का जो ये पेपर मुबनी था, जिसके ऊपर जो वो 50 से ज़ायद जो मार्क्स लेगा उसको जो वो पास करा दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर जो वो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जो कामयाब तलबा हैं उनको जो वो मेरे ख्याल से मुर्तज़ा वहाब की जानिब से 100% स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जी नाज़िम, मैट्रिक साइंस के सालाना इम्तहाना के पोजीशन होल्डर्स के एहसास में तकरीब का अहतमाम। पहली पोजीशन हासिल करने वाले अब्दुल राफी कहते हैं कि खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, जबकि दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली रुमैसा इमरान और तीसरी पोजीशन पर आने वाली रुखसार कहती हैं मुस्तकबिल में मज़ीद मेहनत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ नाजाबाद के डेंटल कॉलेज में, जहाँ पर आज सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में पोजीशन होल्डर्स के लिए जो है वो तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें जो है वो 3rd, 1st और 2nd पोजीशन हासिल करने वाले के जो तलबा हैं उनको जो है इनामात से जो है नवाजा गया। और तकरीब में मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम सैयद सरदार सरफराज भी यहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले मैं जाऊँगी 3rd पोजीशन हासिल करने वाली रुखसार अब्दुल्ला के पास, जिन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की। रुखसार, ये बताओ क्या एक्साइटमेंट है, बायो साइंस में आपने 3rd पोजीशन ली है इतने सारे तलबा में, तो क्या कहोगे? पहले तो थोड़ा मुश्किल लगता था कि क्या सच में आएगी, लेकिन जब आई तो बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा था, वो फीलिंग बहुत अलग थी। और जब मामा पापा को पहली बार बताया और वो भी बहुत खुश हुए। और बस जो अवार्ड से ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा मैटर करी थी कि जो टीचर्स के फेस पर जो खुशी थी, जो पेरेंट्स के फेस पर खुशी थी, उनके कलेक्टिव एफर्ट्स थी, ये सब लाइक ट्रायंगुलर एफर्ट्स थी, मेरी, मेरे टीचर्स की, मेरे पेरेंट्स की, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। इसके साथ साथ हमारे साथ 2nd पोजीशन हासिल करने वाली रुमैसा इमरान भी मौजूद है। इन्होंने भी बायो साइंस में 2nd पोजीशन हासिल की है। इनसे बात कर लेते हो, जानते हैं। रुमैसा, ये बताओ, बायो साइंस से लोग अक्सर घबराते हैं, पिक्चर्स होती हैं, डायग्राम्स होती हैं, बड़ा मुश्किल लगता है, क्या कहोगी, क्या ट्रिक है आखिर पोजीशन लाने की? अगर मैं कहूँ, बायो मुझे इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। डायग्राम जाहिर सी बात है मुश्किल तो होता है, लेकिन उसको पढ़ने में जो इंटरेस्ट होता है, जब आपको टीचर अच्छे इतने मिल जाए ना जो आपको पढ़ाने वाले हो, तो आपको सब समझ आ जाता है और फिर मेहनत करना मुश्किल काम नहीं लगता। मैं कहूँगी तालीम को हम बोझ समझ के हासिल करते हैं। अगर हम फ़र्ज़ समझ के हासिल करेंगे तो हमें थकावट नहीं होगी। दूसरी बात ये कि जब मैं मेहनत करती थी तो थकावट तो बहुत होती थी, कभी कभी मायूसी भी होती थी, लेकिन जब पोजीशन आई और सबके चेहरों पे जो खुशी थी तो लगा कि सारी थकावट उतर गई। बिल्कुल यकीनी तौर पर बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। 1st पोजीशन हासिल करने वाले अब्दुल राफ़े के पास जो है वो हम यहाँ पर जाएंगे और इनसे बात करेंगे। अब्दुल राफ़े वो स्टूडेंट हैं जिनको सैयद सरदार वज़ीर तालीम ने जो है इनकी तालीम के अखराजात उठाने का जो फ़ैसला कर दिया। अब्दुल राफ़े, सबसे पहले तो ये बताओ, 1st पोजीशन हासिल की है, क्या एक्साइटमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपने रब के पाक नाम से जो बड़ा मेहमान नहायत रहम करने वाला है। अभी जो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल है और जो मेरी फीलिंग्स है वो अपने वर्ड्स में तो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि किसी ज़माने में जो मैं अपना ख्वाब देखा करता था और अपने अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मेरा ये ख्वाब पूरा कर दे, तो आज मेरे अल्लाह ने मेरा वो ख्वाब बहुत अच्छी तरीके से मेरे अल्लाह ने पूरा कर दिया। अच्छा अब्दुल राफ़े, ये बताओ, हम देखते हैं कि अब जब 1st पोजीशन आई तो किसी ने ये चढ़ाया होगा कि भाई ये तो पढ़ने वाला लगता ही नहीं है, इसकी पोजीशन आ गई है, बहुत ऐसे तो बहुत फ़न किया होगा सब। जी मैं यही कहूँगा कि देखें, मेहनत तो बहुत सारे बच्चे करते हैं और ना लुक्स पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप अपने अल्लाह से कनेक्शन बना के रखेंगे ना और मेहनत भी करते रहेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा आपकी जो मेहनत है ना उसमें 4 चांद लग जाएंगे और आपका अल्लाह ताला आपको हम इसका बढ़ चढ़ के, आपको मेहनत से भी बढ़ चढ़ के आपको इसका नवाजेंगे। इतने सारे इनामात भी मिल गए हैं, यूनिवर्सिटी के अखराजात भी जो है वो वज़ीर तालीम ने उठा लिए हैं, एक्साइटमेंट तो बहुत होगी। ये बताओ, ट्रीट देनी है दोस्तों को? जी इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो अपने सारे दोस्तों, सबसे पहले तो अपने उस्ताज़ा को जो कर सकता हूँ उनके लिए मैं करूँगा। सारे इनामात मिल गए हैं और अब जो है दावतों का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी सारे इनामात मिल गए। यहाँ पे जो 1st, 2nd और 3rd आने वाले तलबा थे, वज़ीर तालीम की जानिब से अब्दुल राफ़े को 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया, जबकि 2nd आने वाली जो रुमैसा हैं उनको 1.5 लाख रुपए का, और 3rd आने वाली रुखसार अब्दुल्ला को जो है वो 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया गया। और मज़ीद इनामात भी उनको जो है वो दिल्ली स्कूल की जानिब से जो है वो दिए गए, जिसमें 25-25 हज़ार के चेक शामिल हैं, सर्टिफिकेट शामिल हैं, शील्ड और मेडल भी यहाँ पर शामिल हैं। जी।